नादरीन, एशिया टाइम्स के ख़ास मुलाकात शो में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त एशिया टाइम्स की स्टूडियो में हूँ और मेरे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद साहब हैं। नवेद हामिद साहब से हम आज बात करेंगे कि ये जो कैब और एनआरसी का जो मामला हुआ है, जो पार्लियामेंट में जो पास किया गया है, इस मामले पर इनकी अपनी क्या राय है और मुसलमान जो परेशान हाल हैं, ख़ास तौर से नौजवानों में जो एक अलग तरह की बेचैनी पाई जा रही है, इस मामले को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। नवेद साहब, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो कल हुआ है पार्लियामेंट में और अमित शाह जी ने जिस तरह से वहाँ पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने बात की और जिस अज़्म का इजहार किया, उससे आप क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे तो कोई हैरानी नहीं। संघ परिवार का 95 बरस से एक एजेंडा है और वो एजेंडा एक मखसूस भारत का एजेंडा है, एक नज़रिए का एजेंडा है। उस पर उन्होंने काम किया है। तो इस एजेंडे को अब उनको पाए तकमील तक पहुंचाने का उनको मौका मिला है। कहते वो कुछ भी रहे जी, लेकिन अपने एजेंडे पर बराबर वो चल रहे हैं। ये कैसा अलमिया है कि एक ही वक्त में एक ही आदमी दो तंजीमों का प्रेसिडेंट रहा। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, एक हिंदू महासभा थी, और कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय। मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये जो अमित शाह साहब जो कहते हैं बार बार कि वो कहते हैं कि ये कांग्रेस ने ये बंटवारा जो है धर्म के आधार पर किया था, इस बारे में आपका क्या कहना है? 1923 में तो कांग्रेस का कोई रेजोल्यूशन नहीं था। 1923 में एक मजमून लिखा था वीर सावरकर ने, जिसको वीर कहते हैं, मैं तो सावरकर ही कहता हूँ। सावरकर ने एक मजमून लिखा था और उस मजमून में हिंदुत्व, उसका मजमून का कैप्शन ही हिंदुत्व था। पूरी आइडियोलॉजी को उन्होंने उसको बना। सबसे पहले उन्होंने टू नेशन जो थ्योरी थी, सबसे पहले उन्होंने इसको प्रोपेगेट किया। सन 36 में उसको प्रोपेगेट किया गया। मुस्लिम लीग ने तो सन 39 के अंदर इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया था। जो आपको मालूम है कि भाई क्यों किया था? क्योंकि हिंदू महासभा ने जो पूरे मुल्क के अंदर फसादात मुसलमानों के खिलाफ किए थे और जो इनहराफ हुआ था उस वक्त के सेकुलर लीडरान का, तो उस इनहराफ से मुस्लिम लीग को अपने स्टैंड में सख्ती लाने का मौका मिल गया। और आपके इल्म में ये बात भी है कि आखिर में आप किताब पढ़िए, जो लॉर्ड माउंटबेटन के जो एडीसी थे, उनकी किताब जो है पार्टीशन के ऊपर, वो आंखें खोल देगी। वो तो बिल्कुल एकदम साफ उन्होंने तो पिक्चराइज किया है, पूरी सिचुएशन को पिक्चराइज किया है। अच्छा, ये तो ही तारीख़ की बात। इस हवाले से मैं ये जानना चाह रहा था कि इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं गुज़िश्ता 6 साल के अंदर जो कुछ अपडेट्स हुए हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, ख़ासतौर से मुसलमानों के इश्यूज़ के मामलात को लेकर कि एक के बाद एक हम फेल होते गए हैं। 3 तलाक का मामला हो, बाद में जो ये मस्जिद का जो फैसला आया, उसके बाद अब ये मामला आ गया है। तो हम और आप तमाम लोग जो काम कर रहे हैं इस मैदान में, ख़ास तौर से संभाले हुए मामले को, तो ये कहाँ आप लोग फेल हुए हैं? अब देखिए, कहाँ क्या कोऑर्डिनेशन में को प्रॉब्लम रही है, क्या रहा मामला? ये कहना कि फेल हो गए, ये थोड़ा सा सख्त स्टेटमेंट है जी। हम सादगी में मारे गए। अच्छा, इस दरमियान जो कुछ भी हुआ है, इससे आप सोशल मीडिया पर खुद भी आप रहते हैं, आप देखते होंगे कि हमारी जो नई नस्ल है वो एक तरह से बरहम भी है और दिल बर्दाश्ता भी है, तो उसे आप एड्रेस कर पा रहे हैं? देखिए, नई एक बात मुस्लिम जमातों को, तंजीमों को, ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़िम्मेदारान को थोड़ा सा इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि इस मुल्क की 65% से ज़्यादा आबादी और मुसलमानों के दरमियान 65% से ज़्यादा आबादी जो है वो 35 बरस से नीचे की उम्र के लोगों की है। उनका कंपटीशन मुल्क में अपने हम उम्र नौजवानों से है। वो देख रहे हैं कि भाई वो नौजवान को क्या मौके मिल रहे हैं, वो तर्ज ज़िंदगी उसका क्या है, उसके साथ पॉलिटिकल उसके पैटर्नेज क्या है, और हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उसको ये लगता है कि ये जो पिछले 10 बरस में, 15 बरस में जो वाक़यात हुए हैं, उससे उसमें मायूसी हुई है।
अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि ये वक्त बड़ा अहम वक्त है कि मतलब जो हमारी अब तक लीडरशिप थी वो ऐसा लगता है कि उन्हें नाकाम हो रही है और कुछ नई लीडरशिप पैदा होगी। यहाँ से टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कि लोग मायूस हैं, लोग करना चाहते हैं। मैं तो अपने आप को मैंने अपने आप को क़यादत के ज़मरे में नहीं समझा। ठीक है, मैं तो आप जानते हैं मैं हमेशा अपने आप कहता हूँ कि एक्टिविस्ट। बिल्कुल सही है। मैं एक बात कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीका होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम से होता है। तरबियत का बड़ा मामला है। हमारे यहाँ जो लोग ये सब बातें करते हैं वो बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। तो मैं एक बात दोनों हमारे जो हमसे सीनियर हैं उनसे भी, जो हमसे जूनियर हैं उनसे भी, छोटे हैं उनसे भी, और जो हमसे बुजुर्ग हैं उनसे भी एक बात मैं बहुत मौदमाना अंदाज में कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे की ज़रूरतों और मजबूरियों को समझकर आगे बढ़ना है। ऑप्शंस हमारे पास बहुत लिमिटेड है, हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आज की जो पूरा सियासी माहौल है उसमें हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस। अच्छा, आपने जब सदारत आज से 4 साल पहले संभाली थी, उस वक्त जो आपने रिस्पॉन्स आवाम को आकर के दिया था, उसमें एक ख़ास तौर से जो मुझे याद पड़ता है, उसमें आपने नई नस्ल को आगे लाने, उनको एम्पावर करने, उनको इंक्लूड करने की बात की थी कि हम आने वाली लीडरशिप डेवलप करने की बात की थी। क्या वजह रही कि मतलब इस दरमियान वो कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं पड़ी बहुत ज़्यादा? देखिए, हमने शुरू में 2 साल जो हमारे रहे उसमें आपने देखा कि कई बार हमने मुस्लिम नौजवानों को मुशावरत के प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश करी। मुशावरत का दस्तूर कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, मुशावरत का दस्तूर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था मुशावरत के अंदर, जो हमारे यहाँ के मठाधीश थे मुशावरत में बैठे हुए, उनको वो बात पसंद नहीं आई और उनको ये लगा कि भाई अगर पीसफुली अगर नवीद हामिद को मुशावरत में काम करने दिया गया, क्योंकि आप मालूम है कि मुशावरत की क्या हाल था, बहुत ही ख़राब हाल था मुशावरत का। तो ना मुशावरत का पैसा था, ना दफ्तर की बुरी हालत थी, बैठने की तक की जगह सही नहीं हुआ करती थी, और 7 तंजीमें जो है मुशावरत में कुल थी, हमने 18 तंजीमें उसको करी। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि क्या जिस पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि नई नस्ल को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसमें आप उन लोगों से कभी बात आपकी होती है? बहुत बात होती है। तो असल में वही आपने सवाल किया मुशावरत का, क्या हमने उसमें नए लोगों को शामिल करने की कोशिश की और कोशिश की कि भाई ये जो नई नस्ल जो है वो किसी तरीके से इसमें शामिल आए। तो वो एक हमारे ना मठाधीश एक है, हमारा ग्रुप है, वो सब जगह है। जी, हर जगह होता है। तो उनको दिक्कत महसूस हुई। तो लेकिन ये कि ऐसी बुरी सूरत हाल नहीं है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि ये चीज़ें आनी जानी होती हैं जी। अपना स्ट्रगल बराबर जो है जारी रखना चाहिए। जो स्ट्रगल अगर हम जारी रखेंगे, बहुत अहम बात मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। मैं अमूमन एक जुमला कहता हूँ कि भाई आप सहाफ़ी हैं, आपका दायरा का सहावत का हो सकता है। जी बिल्कुल सही है, सियासत का नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, मुनासिब है। ये जो पूरा सिलसिला है कि नवीद हामिद भी सियासत पे बात करेगा और अशरफ बस्तवी भी सियासत पे बात करेगा और सियासतदान भी सियासत पे बात करेगा, ये सिलसिला जो है ये ख़त्म होना चाहिए। जो जिस फील्ड का से ताल्लुक़ रखता है उस फील्ड पर काम करके आगे बढ़ना चाहिए। तो क़यादत अलग अलग मैदानों में। सिलसिला कैसे ख़त्म होगा? आप 16 तंजीमों के जिम्मेदार हैं, आप उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो इन बातों को उठाने की और उनको परसू करने की जिम्मेदारी तो आप ही की है कि आप उनको अंदर बैठ के जो गुफ्तगू होती है खुलकर गुफ्तगू होती है। पहले जो 3 घंटे की मीटिंग हुआ करती थी आमला की और 3 घंटे की मीटिंग हुआ करती थी जनरल बॉडी की, आज पूरे दिन 2 दिन तक मीटिंगें होती हैं, बहुत गुफ्तगू होती है। खैर वो मुशावरत के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कि ये कॉन्स्टेंट डायलॉग का मामला है। इतने मामलात हमारे उलझ गए हैं, मैं पूरी मिल्लत की बात कर रहा हूँ कि इतने मामलात उलझ गए हैं, ये 1 साल में हल नहीं होने वाले हैं। 2-4 साल में बतदरीज कदम ब कदम हमें आगे बढ़ना है और चीज़ों को जो उलझाया गया है उसको उलझाने में तो वक्त नहीं लगता है।
सुलझाने में वक्त लगता है। अच्छा, ये जो आप लोगों की मुलाकात हुई थी अजीत डोभाल साहब से, अब उसके बाद ये जो कल से जो मामला हुआ है, इस पर फिर एक मुतालबा हो रहा है कि आप तमाम लोग, चूंकि वो आप लोग पहले भी मिल चुके थे उनसे, तो इस जो एक बेचैनी है, इस बेचैनी को लेकर के आप लोग एक मरतबा फिर मिले और उन्हें बताया कि मुसलमानों के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप उसको लीड करें या और लोगों को तैयार करें? देखिए, अजीत डोभाल से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी जी, किसी मुसलमान लीडर की मुलाकात नहीं जी। सरकार का एक जिम्मेदार था, उसने एक मीटिंग रख रखी थी, पहले से तय थी, इत्तेफाक से टाइमिंग उसका गलत हो गया, ठीक है, फैसला आ गया, उसके दूसरे दिन वो मीटिंग थी, वो मीटिंग एकदम तो नहीं रखी गई थी। तो उसमें मैंने जिया सलीम साहब ने, दारियाबादी साहब ने, आप देखिए रिकॉर्डिंग उठा के देखिए पूरी उसकी, 3 लोगों ने बहुत जम के वहाँ बात की। अच्छा, तो क्या इस वक्त जब जो मामला पेश आया और जिस तरह से बीजेपी बहुत ही फोरफ्रंट पर आई है, और खासतौर से अमित शाह साहब बहुत ही आगे बढ़ करके खुल्लम खुल्ला इस बात को, मुसलमानों को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो बेचैनी है, अब तमाम लोग बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होंगे, आम लोगों से कहीं गुना ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी आपकी क्या होने वाली है? क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं आवाम को, क्या बता रहे हैं आप? हमारी अपनी राय ये है, देखिए कि ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है, ये बढ़ेगा और अक्टूबर 2018 में जब अमित शाह गए थे आसाम और बंगाल, उन्होंने कहा था कि एनआरसी लागू करने से पहले हम कैब लेके आएंगे, आपको याद होगा, सब बात होगी। अब एनआरसी का शुरू कर दिया है। 7 नवंबर 2019 में अयोध्या मसले का फैसला जो होने वाला था, उसे 2 रोज़ कबल अमित शाह की आरएसएस के कायदीन से मुलाकात हुई। वो 10:30 बजे इंडिया टुडे की वेबसाइट के ऊपर आ गई थी खबर। वो उन्होंने, आरएसएस के लोगों ने कहा था वहाँ पे कि अब राम मंदिर का तो मसला तकरीबन हल हो ही गया है, अब एनआरसी पे काम करना है। तो अमित शाह जो है वो कुछ नहीं है, अमित शाह तो एक प्यादे हैं। उनकी डोरी जो है, उनकी जो लीडरशिप है, वो डोरी जो है जी, वो नागपुर के अंदर है। नागपुर में वो अमित शाह भी हो सकते हैं, वो मोदी भी हो सकता है, वो राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। यहाँ तो ये बात पाई जाती है। तो वो जहाँ से जिसकी डोरी हिलती है वो वैसे ही बोलता है, वैसे ही हाथ हिलाता है, वैसे ही पैर चलाता है। तो हमें आरएसएस की जो हेट पॉलिटिक्स है, डिविजिव उसकी पॉलिटिक्स जो है, उसको हमने समझने की कोशिश नहीं की। तो अब तो बहुत देर हो चुकी है सर, देर हो चुकी है। मैं मानता हूँ कुछ बचा है कि कुछ बचाया जा सके। ऐसा बहुत ज्यादा। देखिए, कैब के पास होने, लोकसभा में तो पास हो गया ना कैब जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ, उसके बाद जो पूरे मुल्क के आम हिंदुस्तानियों ने, आम भारतीय नागरिकों ने जो रिएक्ट किया है, मुसलमान तो उसमें कमी है, बिल्कुल सही, सोशल मीडिया पे। नॉर्थ ईस्ट से तो बहुत ज्यादा सख्त रिएक्शन आया है, नॉर्थ ईस्ट का अपने अलग मामला है, अलग मामला, लेकिन पूरे मुल्क से, जी, आप तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आप बिहार से देखिए, आप मध्य प्रदेश से देखिए, महाराष्ट्र से देखिए, तो आज शिवसेना जैसी जमात भी, चाहे वो किसी वजह से कह रही हो, तो कह रही सब इसमें अमेंडमेंट ये कर लीजिए, आप इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लीजिए आप। तो सबको लगता है, देखिए अमेरिका ने कैसे 2 घंटे में उसका नोटिस लिया, 2 घंटे में नोटिस लिया, अमेरिका ने नोटिस लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आम भारतीय नागरिक जो है वो समझ रहा है कि इस पूरे अमल से जो आरएसएस का खेल हो रहा है, अमित शाह जिसके प्यादे हैं, ये जो प्यादे पाने का जो पूरा बचकाना खेल है, ये इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होगी, और उस धूमिल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये एक्ट बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया, अगर बनने के बाद प्रेसिडेंट की इस पे मंजूरी आ गई, प्रेसिडेंट तो आपको मालूम है वो सिटिंग इन एट द हाईएस्ट ऑफिस, हम उनका उसकी ऑफिस की कदर करते हैं, लेकिन वो कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है, आप जानते हैं। अब कहीं तारीख में ऐसा हुआ सब 72 साल की कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना पावर इस्तेमाल करके गवर्नर राज खत्म किया हो एक स्टेट का, जो महाराष्ट्र में हुआ, आपने देखा नहीं कैसे हुआ, कैसे हुआ वहां पे। तो ये प्रेसिडेंट भी इस वक्त जो है रबड़ की मोहर भी नहीं रहा है, माफ कीजिएगा,
जो महाराष्ट्र का पूरा एपिसोड है उसने बता दिया कि रबड़ की मोहर भी नहीं रहा है वो। अब प्रेसिडेंट सोता रहेगा, जरूरत भी नहीं, आप उसकी जरूरत भी नहीं, प्रेसिडेंट सोता रहेगा और प्रेसिडेंट के सोते सोते जो है वो सब काम हो जाएगा। तो ये सब सिलसिला है, ये पॉलिटिक्स है, इसको हमें समझने की, उसकी ताल्लुक से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत। अच्छा, ये समझने का सिलसिला तो हम अब तक समझते, जैसे आपने बताया कि हम सादगी में मारे गए और यहाँ तक मामला पहुंच गया, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं है, मैंने तो कहा बताया जा सकता है उसे। तो उसके लिए आप तमाम लोग, आप चूंकि आप एक जिम्मेदार हैं और सदर हैं उस तंजीम की जिसके 16 तंजीमें मेंबर हैं, तो उनको लेकर बैठ रहे हैं आप? हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी मेरी काफ़ी बात हुई है कुछ लोगों से, कल रात में भी बात हुई थी कुछ लोगों से, अब नाम ना पूछिएगा, बहुत अहम, ठीक है, बहुत अहम लोगों से मेरी गुफ्तगू चल रही है। और अभी आपने देखा एक फोन भी आ रहा था, तो वो भी एक और क्वार्टर की तरफ से मेरे पास फोन आ रहा था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये देखना है कि इस मुल्क में ये जो पूरा डिबेट है हिंदू और मुसलमान की डिबेट ना बन जाए। क्या अच्छा, इसको किस तरह से सरकार से, जो आपसे, चूंकि बात तो आपको सरकार से ही करनी है, सरकार से तो हमें कोई तवक्को नहीं है, ठीक है। देखिए सरकार जो है, जो उसका एजेंडा है, हम सरकार के बजाय क्या कहें? सरकार पर जाए कहें कि साहब हम ये रिप्रेजेंटेशन लेने आए, देने आए, और सरकार कहे कि ठीक है ये जो है आपके खिलाफ नहीं है, हम आ जाएं, ताकि फिर उससे जो है गलतफहमी पैदा हो और उससे जो है बदजनी पैदा हो। तो सरकार के एजेंडे को जब हम सब समझ रहे हैं तो उसके हिसाब से इस मुल्क में एक देशव्यापी जन आंदोलन शुरू करना, कैसा शुरू करें, उस पर चर्निंग होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। और ये आरएसएस का पूरा एजेंडा है कि कैब और एनआरसी के ताल्लुक से जो एजेंडा है वो तो सबको मालूम है, लेकिन ये कि अवामी तौर के ऊपर ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा ना बने, इस पर बात करनी है हमें। आम जो हमारा नहीं, उन्होंने तो हिंदू और मुसलमान कर दिया है, उन्होंने बाकायदा कर दिया है, चाहते हैं ना कि हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उसमें उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन जाए और हम भी उसी तरह ताली बजाएं जिस तरह वो ताली बजा रहे थे। तो उस ताली बजाने से कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, इस पर अभी चर्निंग चल रही है। और आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई पूरे मुल्क में जो सोशल मीडिया के ऊपर इस पर रिएक्शन हुआ है, आज इंडियन एक्सप्रेस का आप पढ़िए, एडिटोरियल एक्सपर्ट पढ़ा आपने तो पढ़िए, उसने कहा कि ये डिविजिव है, ये टू नेशन थ्योरी का है। एक बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है, सरकार ये साबित करने पे लगी हुई है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो पॉलिसी थी मुसलमानों के ताल्लुक से पॉलिसी सही थी। क्या सरकार ये साबित करना चाहती है? और ये बात कहना बहुत अजीब बचकाने की बात है कि कांग्रेस जो है उसने पार्टीशन करा दिया, टू नेशन थ्योरी को मान लिया। अरे भाई, कांग्रेस ने तो 1971 के इंडो पाक वार जो हुआ था उसमें टू नेशन थ्योरी को पंक्चर कर दिया था, बांग्लादेश बनवा के कर्जा दिया था। उसको बाकायदा उन्होंने वो भी किया था, जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब हाउस में थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा का खिताब भी दिया था कुछ को करके। वो भी एक हिस्सा है, कुछ लोग कहते हैं कहा, कुछ लोग कहते हैं ये भी बात कही जाती है, कहा नहीं कहा, लेकिन ये कि आपने तो उसकी आबियारी कर दी, कैब को लाके आपने उसकी टू नेशन थ्योरी की आबियारी कर दी और उसको आपने जिंदा कर दिया, जो बोतल में जो जिन था वो बाहर कर दिया। और ये कितना गलत कहते हैं कि साहब मुसलमानों की आबादी इस मुल्क के अंदर 20 साल के अंदर जो है वो 5% बढ़ गई। क्या बात करते हो आप? कहते हैं 9% से जो है वो 14% हो गई 20 साल के अंदर। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है ये। तो ये पार्लियामेंट, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक अंदाज के अंदर प्रिविलेज मोशन इनको देने की जरूरत है, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं। अगर इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया जाए, जो झूठ का प्रचार वो वहां कर रहे हैं, तो वैसे गिर जाएंगे वो सारे के सारे। तो ये स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। बस मैं एक बात कहता हूं, अपने तौर पर आपने देखा होगा, मैं कभी सियासत की बात आपसे भी नहीं करी और कई लोगों से भी नहीं करता। मैं कहता हूं भाई, जिसका काम सियासत करने का है उसको करने दीजिए। ये जो हमारे यहाँ रिकमेंडेशन करके एमएलसी और एमएलए और एमपी बनाने का सिलसिला है, ये खत्म होना चाहिए। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है, इससे हमें नुकसान होता है। और आखिरी बात, स्ट्रेटेजी के तौर के ऊपर मैं कह रहा हूं कि क्या हम में ये दम है कि जो जमातें कैब की सपोर्ट कर रही हैं हुकूमत को, और सेकुलर जमातें अपने आप कहती हैं, और उसमें कुछ मुसलमान नुमाइंदे बैठे हुए हैं और इदार भी हैं, और उसके अंदर एमपी और एमएलए भी हैं, उनके खिलाफ हम कुछ काम कर सकें? बड़ी अच्छी बात है। हम ये तय करना होगा कि ऐसे तमाम लोग
लोक जनशक्ति पार्टी में कोई दलाल अगर ऑफिस लीडर बना हुआ है, जेडीयू के अंदर कोई अगर आदमी एमपी एमएलए एमएलसी बना हुआ है, ठीक है, एआईडीएम के अंदर कोई आदमी एमपी बना हुआ है, कोई अहदेदार बना हुआ है, इनका एहतसाब करें। बड़ी अच्छी बात। अगर इनका एहतसाब आपने कर लिया तो ये जो मजबूरी की साथ, आप मजबूरी के साथ रहे कहां गई? आपको एक दफा बना दिया, अब आपको दोबारा कोई बनाने वाला नहीं। अगर आपने तय कर लिया है कि मुसलमानों का सौदा करते रहना है, एनआरसी जब आएगी तो आप लोग बच जाएंगे क्या? आप बच जाएंगे। ये मुसलमान जो नुमाइंदे बैठे हैं इन मुसलमानों के नाम के ऊपर, एमएलए और एमएलसी और एमपी बने हुए, और एक साहब ने तुमने इसमें भी शिया सुन्नी तलाश लिया, उनका बयान आया कि शियों को अलग कर दिया जाए। उनकी तो पॉलिटिक्स अलग, वो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, उनके ऊपर तो उनकी बात ना कीजिए। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, और अज़राए करम सियासत के ताल्लुक़ से हमें चर्निंग करनी है कि हम वही कहें जिसको समझ। सही। टीवी के ऊपर बैठना हमें बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए हमें। मुझे एक डिबेट में बहुत अरसे के बाद, 2 साल के बाद मैं एक डिबेट में गया था। एक डिबेट हुई थी अभी 3-4 महीने पहले, तो वहाँ पर मुझे मेरे बराबर में बीजेपी के एक स्पोक्समैन बैठे थे, बड़े आदमी हैं वो बैठे थे, और एक मौलाना बैठे थे। तो गुफ्तगू के जब डायलॉग ख़त्म हो गया, शो ख़त्म हो गया, तो बाद में उन्होंने कहा कि ये बिल इसलिए कानून बन गया, ट्रिपल तलाक वाला, कि यही हजरत जो है कहते थे कि साहब खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो ये जो पूरा एक ये जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। नहीं, ये मैदान छोड़ना फिर तो हो जाएगा ना, कि आप अगर टीवी चैनल पर नहीं जाते, डिबेट का हिस्सा नहीं बनेगा, वो लोग बल्कि तैयार होकर जाएं, वो लोग जाएं जिनको समझ बूझ है। मैं ये कह रहा हूँ, तूने ये कौन तय करेगा कि कौन लोग जाएं? सर ये एक बड़ा मसला है ना। जमातों को, मैंने तो, आपको याद है, मैंने तो लिखा था तमाम मुस्लिम जमातों को कि आप अपने यहाँ का स्पोक्समैन बनाइए। जी, याद है ना मुझे? याद है ना आपको? बिल्कुल लिखा था। उसके बाद कुछ जमातों ने अपने अपने स्पोक्समैन बनाए थे। प्रॉब्लम एक और भी है कि वो टीवी चैनल वाले उनको बनाना नहीं चाहते। हाँ ठीक है, ये भी है, ये भी प्रॉब्लम, ये भी बदमाशियाँ होती हैं। ये भी बदमाशी है कि जो ऑथोराइज स्पोक्समैन है, अब मैं एक अंजुमन का, एक तंजीम का, एक जमात का, एक बोर्ड का, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं मेंबर हूँ। स्पोक्समैन नहीं बुलाया जा रहा, मेंबर को बुलाया जा रहा है। वो अपना लाम काफ की कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है, आप अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप जो फील्ड के भी हैं, उस फील्ड के आप काम कीजिए, पॉलिटिक्स में बात ना कीजिए। ये मेरी मौदबान दरख्वास्त है। अगर ये नहीं हुआ तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और इस पर बात हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि मुशावरत इसमें लीड लेगी। और चूँकि आपसे मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप 16 तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं, तो आप अगर लोगों को लेकर बैठेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, उनको समझाएंगे, उनको साथ लेकर के एक करके अगर इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई इंशाल्लाह कुछ आगे तक हम ले जा सकेंगे। लड़ाई का मसला नहीं है। हाँ, लड़ाई का मसला नहीं है। ये इस मुल्क में आवाम को, हिंदुस्तान को बचाने की तहरीक का मसला है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया।